नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने फलों सब्जियों के मशरूम के प्रसंस्करण और पैकेजिंग संयंत्र का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बागवानी की अपार संभावनाएं जहां हमारे उत्तराखंड में है, जहां कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने जायका के क्षेत्र में भी ये योजना प्रस्तावित की है, जिससे आने वाले समय में तमाम जगह पर फूड प्रोसेसिंग के, हमारे कोल्ड स्टोरेज, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में तमाम जो है जहां विकास और संवर्धन के लिए काम होगा। वहीं हम लोग मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना को भी लागू करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार करने का अवसर मिलेगा। आज इस ग्रुप ने जो उपलब्धि हासिल की है, उसके लिए मैं पूरे ग्रुप को और इस क्षेत्रवासियों को, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो ये बात ठीक है कि हमारे मामा भांजा ग्रुप ने, हमारे जो है शर्मा और भारद्वाज, आप सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर काम खड़ा किया है, लेकिन आपके साथ यहाँ पर इतने सारे लोगों की भी जो है शुभकामनाएं हैं, इस क्षेत्र के लोगों की भी शुभकामनाएं हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इस क्षेत्र के लोगों की शुभकामनाएं हैं, वह भी भगवान से प्रार्थना करते होंगे कि ये उद्योग हमारा जो है आगे बढ़े, दिनों दिन प्रगति करे। इसलिए आज ये लगातार इसकी प्रगति हो रही है। इसलिए मैं इस क्षेत्र के लोगों को भी साधुवाद देता हूँ, इस क्षेत्र के लोगों को बड़े मायने में, जैसा आदरणीय अभी निशंक जी कह रहे थे, नया भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, समर्थ भारत, समरस भारत, पुराने वैभव को प्राप्त करने वाला भारत, गौरवशाली भारत और पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत, उस भारत की ओर जो हम कल्पना कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में आज पूरा भारत दुनिया के उन देशों में शुमार हो गया है जहां 2014 से पहले भारत की गणना दुनिया के पिछलग्गू देश के रूप में होती थी, एक डप्पू देश के रूप में होती थी। आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। आज निर्यात के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आज हम रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में आज 40% दुनिया का ट्रांजैक्शन डिजिटल कहीं होता है तो हमारे भारत में होता है। ये नया भारत है। और अब दुनिया के ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं, अनेकों क्षेत्रों में आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, और उस रूस यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी का रूप क्या होगा, भारत का रूप क्या होगा। और इतना ही नहीं, हमको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे भारत में रहते हैं, जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, जब भारत के जो बच्चे थे, हमारे बेटे थे, बेटियां थी, वह तो हाथ में तिरंगा लेकर चल ही रहे थे, उनके साथ साथ दूसरे देश जो हमसे वैमनस्यता रखते हैं, भारत है। अभी बीच में हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी आई, पूरी दुनिया के अंदर महामारी आई, और जब भारत के बारे में गणना की जा रही थी, आकलन किया जा रहा था, तो पूरी दुनिया के लोग सोच रहे थे कि भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो छोटे छोटे त्योहार, छोटे छोटे उत्सव, छोटे छोटे संस्कार, जिसमें सैकड़ों लोगों का एकत्र होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक नामकरण संस्कार भी होता है तो उसमें भी सैकड़ों लोग एकत्र हो जाते हैं। किसी का हम जन्मदिन मनाते हैं, उसमें सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई छोटा मातृशक्ति का कोई संगीत का कार्यक्रम होता है, उसमें सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे समय में दुनिया के और WHO सब सोच रहे थे कि भारत के अंदर ये महामारी आएगी तो भारत दुनिया के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान होगा, इतनी ज़्यादा मौतें होंगी
कि भारत संभल नहीं पाएगा और पूरी दुनिया को भारत को देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे समय में भी जब देश का नेतृत्व मजबूत हो, देश का नेतृत्व ऐसे कर्म योगी के हाथ में हो, जिसके अंदर विजन भी हो और लीडरशिप भी हो, दोनों चीजें एक साथ होती हैं, तो आपने देखा कि जहां हमने पूरी महामारी का सामना किया और महामारी का वहीं यूके SSC पेपर लीक मामले में बागेश्वर जिले से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी हां, STF ने पेपर लीक मामले में संलिप्त गिरफ्तार सहायक अध्यापक जगदीश गोस्वामी को मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर ने निलंबित कर दिया है। आरोपी शिक्षक पर अग्रिम कार्रवाई हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर द्वारा एक पत्र मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल को भेजा गया है। बता दें कि आरोपी शिक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया गया है। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज विधानसभा बैकडोर नौकरी भर्ती देने के मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जब वह विधानसभा स्पीकर थे तो आवश्यकता अनुसार ही उन्होंने विधानसभाओं में अभ्यर्थियों की भर्ती करवाई। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले भी जब जब विधानसभा स्पीकर को ज़रूरत लगती थी तो विधानसभा में भर्तियां की जाती थी। उन्होंने कहा कि हमारे समय में जो भर्तियां की गई उस समय गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी के तहत स्टाफ की ज़रूरत थी, जिनको अस्थायी तौर पर रखा गया है। इस भर्ती में उन्होंने कबूला है कि उनके PRO और उनके नज़दीकी रिश्तेदारों को भी नौकरियां दी गई थी। आपको फिर मैं कह रहा हूं कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। सर जांच होनी चाहिए। 72 लोग जो भर्ती हुए थे, मेरा कहने का मतलब है कि आप उस समय अध्यक्ष थे, ये 72 लोगों के लिए जैसे आपने 35 लोगों की विज्ञप्ति निकाली, उनके लिए विज्ञप्ति निकाली थी या फिर इनको कैसे भर्ती? टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली? नहीं, इसमें विज्ञप्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है। तो उसकी मुझे जानकारी विधानसभा में उसकी जांच की आवश्यकता है, क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, मैंने क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है, तो अभी जांच का विषय कहाँ से आता है? नियमानुसार किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आवश्यकता जब पड़ती किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, यदि वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना, अधिकांश लोग वहाँ पे हैं। सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके PRO और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई, मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने के बाद आज पहली बार सहसपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन की मजबूती और क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा की गई। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आज़ाद अली की अगुवाई में हुई इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आज़ाद अली ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। चुनाव था जो यहाँ पर मेरे द्वारा या मेरे और सहयोगियों द्वारा या और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी में पहले से कार्य कर रहे थे उन लोगों द्वारा तो उस समय फैसला लिया गया, उस फैसले को आज पूरा देश मुहर लगा रहा है, स्टैंप लगा रहा है। पूरा देश मान रहा है कि वाकई में एक पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल साहब एक ये वो पार्टी है जो देश को जोड़ने का काम कर रही है। तो आज उसी के तहत सभी लोग यहाँ गदगद थे, खुश थे कि हमारा उस समय का फैसला बहुत सही था। और हमने यह भी स्पष्ट किया है कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, कोई चीज़ें छुपा हुआ नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी क्षेत्र में चलिए से जुड़ा कोई भी मामला होगा तो आम आदमी का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहना पड़ता है। देखिए, आज को जो हमारा कार्यक्रम था इसमें हमारे जितने भी सहसपुर विधानसभा के कार्यकर्ता थे वो सब लोग इसमें एकत्रित थे। जो कुछ लोग हमारे चुनाव से पहले भी साथी थे, कुछ शुरू से लगे हुए नए साथी हमारे जुड़े हैं, तो सबको एक गेट टुगेदर हुआ है, सबके साथ मिलना जुलना हुआ है। तो अभी हम अपना परिवार जो था, काफ़ी बड़ा परिवार हमारा हो चुका है आम आदमी पार्टी का। तो पार्टी शुरुआत की छोड़ों की इसमें हम 10-12 आदमी हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे साथ हज़ारों की संख्या में युवा हैं, महिलाएँ हैं,
सभी साथी हमारे साथ आ रहे हैं। तब ये मीटिंग इसमें ये देखा गया था कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग भी सक्रिय हैं, किस तरह का अभी ये कार्यक्रम अपना चल रहा है। तो अभी आने वाले 4-5 दिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज मुंशी हरिप्रसाद टमटा की 135वीं जयंती मनाई जा रही गई। आपको बता दें कि जीवन भर समाज में पनप रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। वहीं आज मुंशी हरिप्रसाद टमटा के जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने उनकी प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी की आज 135वीं जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बड़ी धूमधाम से विगत दशकों से यहाँ पर इनकी जयंती का आयोजन होता है, क्योंकि उनका समाज के प्रति समर्पण भाव और समाज के लिए किए गए सुधारात्मक कार्य, अपवंचितों के लिए, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से अपवंचित वर्ग हो, उसके लिए किए गए कार्य, महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्य, कई कार्य जिससे समाज लाभान्वित हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल एक समाज विशेष लाभान्वित हुआ, समस्त समाज उनके प्रयासों से लाभान्वित हुआ। समाज एकजुट हुए और कहीं न कहीं इस उत्तराखंड और पूरे देश के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य आज उनकी सराहना हो रही है। उत्तराखंड के अंबेडकर कहे जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित देश दिया है, और मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी भी उसी तर्ज पर उत्तराखंड में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा, न्याय पर आधारित समाज चाहते थे। और उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। यहाँ के जो वंचित समाज के लोग थे उनको अधिकार संपन्न किया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट होते हुए भी उस समय लोग जो है भूमिहीन थे, तो 35-36 हजार एकड़ भूमि जो है उनको आवंटित करवाई ब्रिटिश टाइम पर भी। तो वो समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया है। और उन्होंने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा इलाके में विधायक के घर में घुसकर 3 लोगों ने अभद्रता और गाली गलौज की। बीच बचाव को आए गनर की वर्दी फाड़ विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं एमएलए आदेश चौहान की ओर से उनके समर्थकों ने कोतवाल को तहरीर दी। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने भी विधायक और उनके 10 से 12 समर्थकों के खिलाफ मारपीट कर गाली गलौज करने की शिकायत दी। विधायक ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी भी दी है। काम चलाया, हमने इतना पैसा लिया, जो भी उन्होंने कहा मुझसे, तो मैंने कहा भाई मेरा मैटर नहीं, मुझसे तो लोग आए तो मैंने एसडीएम को दे दिया। अब एसडीएम का विषय है, वो जाँच कराए। ठीक, मैंने कह ये बात उस दिन समाप्त हो गई। फिर मैंने कहा भाई आपके सामने जाकर बात करो, जिन्होंने शिकायत की मैंने तो की नहीं। अब आज सुबह फिर वो मेरे पास जाते हैं किरण कुमार जी, सुखदेव सरदार जी के साथ, और उन्होंने मुझसे बात रखी कि भाई हमारा इनसे मतलब जो बात करो। तो मैंने कहा भाई देखो मेरा कोई नहीं, मैंने शिकायत कर दी, इसकी जाँच होगी, अगर तुम सही हो तो तुम्हारे हित में भाई एसडीएम ऐसा तो नहीं कि गलत जाँच करेंगे, कि तुमने नहीं वसूला, अवैध वसूली नहीं की तो फिर तो दिक्कत कहाँ है। इतने में उनका बेटा और उनका एक भाई है, एक हाथ है इसका, उन्होंने बदतमीजी शुरू कर। जब वो की तो मैंने फिर वो, क्योंकि मैं उसमें अपनी हट में मैं था और सुखदेव जी थे, बाकी वो लोग थे, बाकी तो जब वो शोर सुनकर फिर मेरा जो गन है वो अंदर आया और इन्होंने भी पकड़ कर फिर मैंने कोतवाल महोदय को फ़ोन किया और उन्होंने पुलिस भेजी और पुलिस के द्वारा वहाँ से आए। तो इसमें क्या वर्दी उर्दी भी फटी है? हाथापाई हुई है? जो पुलिस ने उसके खींच के तो उसको हाथ लगे हैं, वो तो उसको तो हटाया फिर, क्योंकि वो अकेला पड़ गया था, ये 3 लोग थे। उससे पहले उसमें उन्होंने फ़ोन किया था, मुझे फ़ोन किया था, इस तरह से व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है। मैंने अपना चिता भेजी वहाँ पर, तो वहाँ पर सिस्टम दूसरा था, मामला दूसरा को बाहर पाया गया है। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया उसे लेकर आया, तो उसका कहना है कि साहब मुझे बुलाया गया था वहाँ, उसने लेन देन के मैटर में कोई कोर्ट में किसी के खिलाफ डाल रखा है, किसी के खिलाफ जो है मुकदमा डाल रखा है, तो उस मामले को निष्पादन के लिए बुलाया गया। तो उसने कहा कि साहब मुझे पीटा गया। पहले तहरीर बुलाया, उसके बाद विधायक जी की तहरीर आई कि जो है मेरे गन्नर की वर्दी फाड़ दी है, इसमें प्रचंड दृष्टया प्रारंभिक विवेचना क्या नाम है।
वहीं खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां शुक्रवार को पार्षद शिव कुमार गौतम और विकास तेवतिया ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से गोविंद नगर स्थित एक खाली प्लॉट में कूड़ा डाला जा रहा है। बता दें कि पूर्व में नगर निगम द्वारा यहां कूड़ा निस्तारण का टेंडर भी कराया गया था, जिसके बाद कूड़ा निस्तारण में होने वाले समस्त व्यय को भी नगर निगम ऋषिकेश द्वारा वहन किए जाने का पत्र शासन को दिया गया था, जिसके उपरांत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कूड़े की सफाई के लिए उक्त स्थान पर प्लांट भी लगाए गए थे। पार्षदों ने बताया कि उक्त ठेकेदार द्वारा बहुत धीमी गति से कूड़ा निस्तारण का कार्य किया जा रहा है। पार्षदों ने जल्द टेंडर प्रक्रिया कराने की मांग की। इस मौके पर 20 से अधिक पार्षद गण मौजूद रहे। जो नगर निगम ऋषिकेश के हैं, ये लोग इन्होंने मेरे से भेंट की है और उन्होंने जो यहाँ पे ट्रेचिंग ग्राउंड से संबंधित उन्होंने विषय रखा है। और जैसे इनके द्वारा बताया गया कि पिछली बार नगर निगम द्वारा ही पास किया गया था कि भाई उसको 14वें और 15वें वित्त, हाँ, जो उसका 8.5 करोड़ है उसके मद से हम लोग उसको निस्तारण करेंगे। फिर बाद में सुना कि नगर निगम ने एक जो पत्र है वो शहरी विकास में भेजा कि इसका निस्तारण आप करिए और हम अन्य मदों से इसको बाहर ठीक करेंगे, ऐसा जी। और अभी भी दोनों ही विषय डंप हैं, तो मेरे को इन्होंने सारी जानकारी दी है। लेकिन आपको मैं बहुत स्पष्ट तौर पे एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है और जो यहाँ की ज्वलंत समस्या है उसको लेके मैं आज शहरी विकास मंत्री बनाऊँ इसलिए नहीं, इससे पहले से मैं प्रयासरत था। और सभी पार्षदों ने अपने वार्डों से पैसा काटकर उस 8.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी कि हाँ, नगर निगम द्वारा उन 8.5 करोड़ से वो कार्य किया जाए। लेकिन सबसे पहले तो हमने आज मंत्री जी से ये मांग करी है कि वो 8.5 करोड़ रुपए किस मद में खर्च हुए बिना बोर्ड के संज्ञान में लाए, पहले तो इस बात की जांच हो। दूसरा, हमने लोगों ने मंत्री जी से आग्रह किया, शहरवासी होने के नाते हमारा भी फर्ज है और क्षेत्रीय विधायक होने के नाते, मंत्री विभाग के मंत्री होने के नाते मंत्री जी का भी फर्ज है। हम सभी ने एक स्वर में मांग करी कि ट्रीटमेंट के लिए यदि नगर निगम सक्षम नहीं है तो मंत्री जी अपने स्तर से, अपने विभाग से हमें बजट दें, जिससे कि ये। आज मंत्री जी से बात करी है, मंत्री से मांग करी है कि इसको आप स्वयं संज्ञान में लें और जो कंपनी है जो काम कर रही है वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पा रही है, उस कंपनी को भी उत्तराखंड के लालकुआं नगर के वार्ड नंबर 2 गांधीनगर में निवास करने वाले भारतीय सेना में जेसीओ पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार का ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन का समाचार सुनकर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं परिवार में कोहराम मच गया। मृतक का पार्थिव शरीर कल दोपहर 1 बजे लालकुआं पहुंचेगा। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मृतक के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। मेरे वार्ड में मेरा छोटा भाई धर्मेंद्र गंगवार, बड़ा दुख हुआ मुझे सुनकर। आज सुबह जब मैंने ये घटना सुनी तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। एक हमारा जवान आज शहीद हुआ है। देश की सेवा कर रहे थे, उनका जाना दुखदायी है, बहुत कष्टदायी है। वो अपने दायित्व से, जो देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का दायित्व से पीछे नहीं हटे। अपने परिवार को, आज तक अपने परिवार में बाहर आवाज़ नहीं आ रही थी, परिवार को ठीक से लेकर के चले। प्रभु उनके परिवार को, उनके माता पिता और बच्चों को। तो कल 1 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, लेकिन उनकी तैनाती थी लेह में। इससे पहले ये लेह को यहाँ पे छुट्टी आए थे दीपावली की, इसमें बच्चों की शादी थी छोटे भाई की, उससे फिर यहाँ से पोस्टिंग की लेह में हुई थी। और बताया जा रहा है कि हृदय गति या जो भी रहा पता नहीं, वहाँ से कोई अच्छी सूचना तो मिली नहीं किया। बाकी तो बहुत दुखद की बात है। वहीं जैविक और आयुर्वेद उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। एशिया ऑर्गेनिक और वेलनेस टूरिज्म के नाम से आयोजित प्रदर्शनी में देश भर के करीब 10 राज्यों में ऑर्गेनिक और आयुर्वेद उत्पाद इकाइयां भाग ले रही हैं। प्रदर्शनी में CSIR और CBRI जैसी कई सरकारी संस्थाओं के स्टॉल लगाकर ऑर्गेनिक उत्पादों की जानकारी लोगों को दी जा रही है। हरिद्वार के लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेमनगर आश्रम पहुंचकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
मुझे आज खुशी है कि आज यहाँ पर ये आत्मनिर्भर भारत की उस दिशा में जो यहाँ का आयुर्वेद है, यहाँ की जैव विविधता है, यहाँ का ऑर्गेनिक, क्योंकि पूरी दुनिया और देश इस महसूस कर रहा कि ये जो मनुष्य है, इसके जो खाद्यान्न है उसके कारण ये इसका बहुत कठिनाई का जीवन होता जा रहा है। उसको कठिनाई से मुक्तता दिलाना, आत्मनिर्भरता को खड़ा करना, गांव से लेकर के और लोकल से ग्लोबल तक जाने का अभियान लेना, ये जो मुहिम है आज आपने देखा कितनी अच्छी प्रदर्शनी लगी है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि हरिद्वार को तब और अब देखेंगे तो ज़मीन और आसमान का अंतर आता है। हरिद्वार की विकास और हरिद्वार के लोगों के सामर्थ्यता में जो तेज़ी से परिवर्तन आया है इन 7-8 सालों में ही, वो अद्भुत है। और ये जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान उसको और सशक्त बनाएगा। मैं आयोजकों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। मकसद यही है कि हमारा जो जीवन है वो कैसे ऑर्गेनिक की तरफ जाए। आज के टाइम में हर चीज़ में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, केमिकल इसका अधिक मात्रा में यूज़ हो रहा है, तो मानव जीवन पे इसका बहुत बड़ा असर हो रहा है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि इस प्रदर्शनी से लोगों में एक जागरूकता बढ़े कि वो ऑर्गेनिक को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने काशीपुर को ऑपरेटिव सोसाइटी में हुई भर्तियां और लाखों रुपए के घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑपरेटिव समिति के सभी लोगों को नोटिस जारी किया है और 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। मामले की सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तिथि नियत की गई है। आपको बता दें, काशीपुर निवासी मोहम्मद सरफराज ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा, काशीपुर में किसान हितों में बनाई गई सोसाइटी बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियां करने के साथ ही अपने चहेतों के फायदा पहुंचाने के मकसद से सोसाइटी बैंक लाखों का घोटाला किया है। याचिकाकर्ता ने उच्च प्रकरण में दोषी लोगों के खिलाफ जांच करने की भी मांग की है। एक हमारे यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, जो किसानों के हित की बैंक है सोसाइटी, उसको लेकर भी मैंने यहाँ पर एमएस दाखिल की है पीआई कोर्ट नंबर 1 में। तो उसमें जो है हमारी जो सोसाइटी बैंक है, मैं उसका अकाउंट धारक भी हूँ। तो उसमें जो है हमारे यहाँ पर बैंक कर्मचारियों ने और वहाँ के जो तत्कालीन अध्यक्ष है और वहाँ पर जो समिति है, डायरेक्टर लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ पर अनलीगल, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत भी वहाँ पर अनलीगल, वहाँ पर जब माननीय उच्च न्यायालय का पूर्व में भी आदेश है कि वो वैकेंसी नहीं होनी है, तो वहाँ पर अनलीगल वैकेंसियाँ की हैं। और वहाँ के जो समिति के जो संचालक महोदय हैं, एमडी, उन्होंने वहाँ पर वित्तीय अनियमितताएँ बहुत सारी बरती हैं ताकि प्रविष्टि उन्होंने सोसाइटी को गलत। उत्तराखंड के पौड़ी में चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय के उप जिलाधिकारी सतपुली द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। एसडीएम सतपुली की ओर से मेडिकल विभाग समेत अन्य वार्डों का निरीक्षण किया गया। साथ ही सरकारी दवा वितरण करने का भी जायजा लिया गया। इस दौरान अस्पताल में कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिन पर उचित कार्रवाई करने के एसडीएम ने निर्देश दिए। वहीं अस्पताल में ओपीडी की संख्या भी कम पाई गई, जिन्हें बढ़ाने के लिए उप जिलाधिकारी द्वारा एमआईसी से वार्ता की गई। राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय रीटा खाल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें वहां पर कार्यरत कुछ कर्मचारी जो हैं जो उपस्थित नहीं मिले हैं। इस संदर्भ में जो एमआईसी है उनसे वार्तालाप हुई है तथा यहाँ से पत्र प्रेषण किया जा रहा है। इसके साथ साथ में वहाँ पर ओपीडी की जो संख्या है वो भी काफ़ी कम पाई गई है, जिसमें एमआईसी को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर ओपीडी की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ वहाँ पर रखी हुई। वहीं उत्तराखंड के दिनेशपुर में नारंग की 4 साल की बच्ची अपने घर के आगे गली में खेल रही थी। वहीं मिट्टी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गली से गुजर रही थी। अचानक बच्ची उसके चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्चे का मां और पिता दोनों घायल बच्ची को लेकर निजी चिकित्सालय पहुंचे। वहीं हालत गंभीर देखते हुए नगर के स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, चिकित्सक ने उपचार करने के दौरान बच्ची को मृत घोषित कर दिया।
सर इसमें जो मौत हुई है पूरा गलती ट्रैक्टर वाले का है। ट्रैक्टर वाले को पता है कि छोटे छोटे बच्चे हर घर में हैं। ट्रैक्टर वाले जैसे मिट्टी या जो भी सामान यहाँ उतारते हैं, उतारने के बाद ट्रैक्टर ट्राली इतना जोर से भगा के ले जाते हैं। ट्रैक्टर वाले देखते नहीं कि छोटा बच्चा रास्ते में खेल रहे हैं कि नहीं। पूरा गलती ट्रैक्टर वाले का ही मैं कहूँगा कि ट्रैक्टर वाले। बताइए। ऐसा है, हम उस गली में काम कर रहे थे तो ये लड़की की मम्मी जो है लड़की को लेके मोटरसाइकिल में जा रही थी रोते हुए। तो हमने कहा क्या हुआ करके हम वहाँ से भागते हुए आए और इस रोड में देखा। और थोड़ी देर पहले जब ये घटना हुआ, जब एक्सपायर कर गई लड़की, उससे पहले हम यहाँ गए थे तो डॉक्टर वाले कह रहे थे कि इनको जो है ट्रॉली में हाथ मारा जिसके कारण बच्ची गिर गई थी यहाँ और उनको सर में थोड़ा चोट लगा था। तो हम यहाँ से फिर काम की तरफ पहुँच गए थे। फिर दूसरी बार जब आया उधर को तो सुना कि बच्चा एक्सपायर कर गई। और जो है हमने सीसीटीवी खंगाला, इधर सामने ही सीसीटीवी लगा पड़ा है। और तो देखा ये बच्चे नल में पानी पी रही थी और ट्रक के सामने वहीं मोहान क्षेत्र में हिंसक बने बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए वन विभाग ने हरिद्वार चिड़ियापुर के रेस्क्यू सेंटर से एक सीनियर वेटनरी ऑफिसर की टीम बुलाई। अब कार्बेट के एक्सपर्टों की साथ ही ये दोनों टीमें बाघ को ट्रैंकुलाइज करेंगी। आपको बता दें कि रामनगर के मोहान क्षेत्र में हिंसक हुए 2 बाघों को पकड़ने की अनुमति कार्बेट प्रशासन को मिल चुकी है, लेकिन घटना के 38 से ज़्यादा दिन बाद बाघ अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर हैं। ये पिछले करीब 1 महीने से हम लोग लगातार टाइगर्स को ट्रैक कर रहे हैं। तो इस काम में और गति देने के लिए हमने जो हरिद्वार चिड़ियापुर हमारा रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ से एक सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं, उनको बुलाया गया है जिनको इस कार्य का एक्सपीरियंस भी है। तो अब 2 टीम्स इस कार्य में तैनात की गई हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम इसे फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।